Hello guys, once again welcome to my YouTube channel. In the last video we have studied about the work, type of work and unit of work and equation for work. So in this video we are going to study the next concept, that is energy. तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाइए, वो ब्लैक हो जाएगा और उसके साइड में बेल आइकॉन जो दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज एनर्जी. So, dear student, what is mean by the energy or how you can define the word or the term energy? There is a simple definition, as we know that to perform any type of work we need some energy, right? Means energy can be defined as the capacity to perform a work. The capacity to perform the work is called as energy. बड़ा सिंपल डेफिनेशन है. किसी भी चीज को या फिर किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो कैपेसिटी लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन देन? द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क. वर्क का और एनर्जी का एसआई यूनिट जो है या फिर उसका सीजीएस यूनिट भी है वो सेम रहेगा. लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या है एसआई यूनिट ऑफ वर्क. The SI unit of work is joule and it is denoted by letter capital J. And what is the CGS unit for work? CGS unit क्या रहेगा इसका? इसका CGS unit होगा अर्ग. ओके, सो एनर्जी का भी SI यूनिट जूल रहेगा और इसका CGS यूनिट क्या रहेगा? अर्ग. Is it clear? So dear student, as we know that energy exists in various form or various type like heat energy, solar energy, nuclear energy, wind energy, electromagnetic energy, solar energy, chemical energy. बहुत सारे टाइप है इसके, बहुत सारे. ओके, तो इस वीडियो में हम ये सभी टाइप देखने वाले नहीं है, ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टाइप ऑफ और टू फॉर्म्स ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स को यहां पे अभी हम स्टडी करने वाले हैं. तो व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? द फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी. फर्स्ट टाइप क्या है मैकेनिकल एनर्जी का? दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी. इन दो एनर्जी के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं. तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करेंगे. उससे पहले टेक्स्ट बुक में कुछ टास्क दिया गया है, वहां पे पूछा गया है व्हाट हैपन इन दिस केसेस और वहां पे 3 टास्क दिए हैं, राइट? व्हाट इज दैट? व्हाट हैपन व्हेन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल स्ट्राइक द स्टंप्स. जो फास्ट मूव होता हुआ बॉल है वो स्टंप पे या फिर विकेट पे स्ट्राइक होगा तब क्या होगा? अरे सर, हमको ये तो पता है, राइट? तो क्या होगा? वो स्टंप जो है वो नीचे गिर जाएंगे. नहीं नहीं, स्टंप टूट जाएगा. बिलीव मी, स्टंप टूट जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन द फास्ट मूविंग बॉल स्ट्राइक द स्टंप. क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, स्टंप तो टूट गया. और सेकेंड जो एग्जाम्पल वहां पे दिया है, वहां पे पूछा गया है व्हाट हैपन व्हेन अ मार्बल स्ट्राइक द अनदर मार्बल विच इज रेस्ट. जब कोई मार्बल है वो दूसरे मार्बल पे जाके टकरा रहा है तब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जो स्टेशनरी मार्बल था, जो मार्बल रेस में था, वो मूव होने लगेगा, करेक्ट? जब कैरम बोर्ड पे किसी कॉइन को हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जो स्ट्राइकर है वो मूव होने लगेगा. सो इन सभी एग्जाम्पल में से द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज द क्रिकेट बॉल, द सेकंड एग्जाम्पल इज द मार्बल एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज द कैरम स्ट्राइकर. इन ऑल दिस एग्जाम्पल व्हाट हैपन व्हेन अ मूविंग बॉडी स्ट्राइक द स्टेशनरी बॉडी. जब कोई मूविंग बॉडी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है तो उस समय वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. मतलब उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? कुछ वर्क हो रहा है. तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था किसी भी टाइप का वर्क करने के लिए हमें क्या लगता है? एनर्जी लगता है.
तो यहाँ पे जो ये स्टंप टूट रहा है ना, ये स्टंप जो टूट रहा है बिकॉज ऑफ द मूविंग बॉल, इस स्टंप को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? ऑफ कोर्स वो एनर्जी कहां से मिलेगी? बाय द मूविंग बॉल। जब कोई बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है ना, तो उसके पास एक एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। बड़ा ही सिंपल है, समझ में आया होगा आपको क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होता है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल। सो लेट्स मेक अ डेफिनेशन। The energy possessed by the body due to its motion is called as kinetic energy. बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। The energy possessed by the body due to its motion is called as kinetic energy. किसी भी चीज के पास उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। अब इन एग्जाम्पल पे से आपको ये तो समझ में आया होगा कि बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो रेस्ट बॉडी है उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो ये वर्क कहां से हुआ? द वर्क इज डन बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट द सिंपल इक्वेशन हियर। व्हाट इज दैट? द वर्क इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम? वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज जो स्टेशनरी बॉडी पे, जो रेस्ट बॉडी पे वर्क हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? वो वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके वजह से जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। सो वी हैव दिस इक्वेशन नाउ, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं, तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। वर्क इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। और द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन निकालने वाले हैं, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? जैसे आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। ओके, सो इसी इक्वेशन को हमको डिराइव करना है। तो चलो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। हम एक स्टेशनरी बॉडी लेते हैं, वन रेस्ट बॉडी। ओके, यहाँ पे एक रेस्ट बॉडी है जिसका मास m है। ओके, अब इस बॉडी के ऊपर जब हम कुछ फोर्स लगाएंगे, राइट, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है? उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? जैसे इस बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा और ये बॉडी मूव होगी या फिर डिस्प्लेस होगी। ये पोजीशन ए से लेकर के बॉडी पोजीशन बी तक जाएगी। ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, वन मोर थिंग, जब बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब क्या है? बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। When there is a no force acting on an object, at that time its initial velocity is 0. तो यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा हमको? बॉडी का मास हमने m कंसिडर किया, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं a से। तो यहाँ पे इनिशियली कंसिडर करेंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वो u से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, वो 0 रहेगी क्योंकि उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। उसके बाद जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, करेक्ट? उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा उसमें a। ओके, और उसके बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉडी एक्सेलरेट जब हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा, राइट? बॉडी डिस्प्लेस होगी पोजीशन ए से बी तक। चलो मानते हैं हम वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम एस कंसिडर करते हैं। जब फोर्स लग रहा है तो कुछ समय के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय v। वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टर्म को समझते हैं, हम इसमें क्या क्या यूज करने वाले। इनिशियल वेलोसिटी u जो 0 है, एक्सेलरेशन फोर्स लगाने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज डिनोटेड बाय a। उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? दैट इज s। और उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है?
V हो रहा है। कितने समय के बाद? टाइम t के बाद, राइट, टाइम t के बाद, राइट। तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक एक को समझना है। स्टेशनरी बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, फोर्स लगाने के बाद उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। और फाइनली t टाइम के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, u से लेकर के वो v बन जाएगा। v इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो उस बॉडी के ऊपर वर्क होता है। सो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? वर्क इज इक्वल टू रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ओके, यहां तक तो क्लियर है? वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यहां पे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या यूज करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, as you know that what is the Newton second law of motion? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है? और what is the equation for Newton second law of motion? That is simply F is equal to m into a, force is equal to mass into acceleration, करेक्ट। उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालेंगे हम? उसके मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द फोर्स। सो दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं हम। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखना, इस इक्वेशन में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन किया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता होगा कि हमने कुछ इक्वेशंस पढ़े थे, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है? न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है? न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये कैसा है, इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा। सो इन दोनों इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम यहां पे पुट करेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, वी हैव वर्क इज इक्वल टू, अब फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे? फोर्स के जगह पे लिखेंगे हम मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, इंटू एस। एस की जगह पे क्या आएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पे आएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, अब यहां पे देखना, इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी का वो क्या है? 0 है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहां पे हम u के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं, बट क्या आएगा हमारा? u इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इस टर्म में क्या हो जाएगा? 0 इंटू समथिंग, तो ये 0 बन जाएगा। सो आवर इक्वेशन विल बिकम, वो क्या आएगा? w इज इक्वल टू, राइट, m इंटू ए प्लस, ये तो 0 बन जाएगा, आएगा यहां पे हाफ AT स्क्वायर। नाउ इस हाफ को इधर लेते हैं, हाफ इंटू m, दिस a इंटू ए विल बिकम a स्क्वायर, और यहां पे t स्क्वायर है, तो यहां पे हम AT का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ m इंटू AT होल स्क्वायर। सो हमारा इक्वेशन क्या बन गया है? W इज इक्वल टू हाफ m इंटू AT स्क्वायर। तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमको किसका इक्वेशन निकालना है? काइनेटिक एनर्जी का। भूलना नहीं, ठीक है? हम क्या निकालने वाले हैं, अगर ये भूल गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इतने सारे इक्वेशन को क्यों यूज कर रहे हैं, अगर यही पता नहीं है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, अगर ये पता नहीं है आपको तो देयर इज नो मीनिंग। ओके ना,
यहां पे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। यहां आने के बाद फिर से हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस at। इज इट करेक्ट? यस। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आया ये? दिस इज न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। अगेन यहां पे u क्या है? 0 है, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आएगा? 80। बट यहां पे देखना, यहां पे 80 का होल स्क्वायर यूज किया है, तो यहां पे अगर हम ये 20 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 80 होल स्क्वायर, राइट? v इज इक्वल टू 80 था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दैट वी कैन राइट 80 होल स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 4 विल बिकम, क्या हो जाएगा इक्वेशन 4? इक्वेशन 4 क्या है? w इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 80 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम दिस इक्वेशन 80 स्क्वायर, 80 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, सो हियर वी कैन राइट v स्क्वायर। तो हमको अभी मिला है ये इक्वेशन, w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, बट यहां पे तो वर्क निकाला है भाई हमने, हमको तो एनर्जी चाहिए थी, हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं ना। तो अगर आपको याद है इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक रिलेशन दिया था आपको, दैट इज द वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, सो इन प्लेस ऑफ w वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? हाफ m v स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। ये रहेगा हमारा फाइनल इक्वेशन किसके लिए? फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू m v स्क्वायर। सो फाइनली हमको क्या इक्वेशन मिला है? काइनेटिक एनर्जी दैट इज k, काइनेटिक एनर्जी को k से भी डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। सो इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं अभी हम, राइट? आप सभी लोगों को पसंद होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? नहीं? ओके, डोंट वरी, बड़ा सिंपल है, आपको बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सो क्या है प्रॉब्लम? अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। एक स्टोन जो है जिसका मास कितना है? 250 ग्राम है, और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ओके, और फिर पूछा गया है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं, जिसको बोलते हैं हम गिवन डाटा। क्या बोलते हैं? गिवन डाटा। इट्स नॉट G1 डाटा, ओके, इट्स गिवन डाटा। क्या दिया है? सबसे पहले हमको दिया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना है वो? 250 ग्राम। 250 ग्राम। उसके बाद में दिया है उसकी वेलोसिटी, कितनी है वो? 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो वी हैव फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दो, v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा, करेक्ट? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही पे गड़बड़ करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करना है, पहले आपको देखना है क्या गिवन डाटा वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, राइट? ऐसा यूनिट्स में है। जैसे हमको पता है मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन यहाँ पे क्या यूनिट दिया है? द यूनिट इज ग्राम। Therefore, we have to convert this mass into किलोग्राम। केजी में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है हमको, तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है उस समय आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम, ये आएगा 0.25 kg, किलोग्राम। ओके,
हाँ, फिर उसके बाद में आते हैं हम वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है भाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी मीटर पर सेकंड दिया है, तो क्यों हम हमारा ब्रेन ज्यादा का वेस्ट करें, इसको ऐसे ही ले लेते हैं और अभी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और हमारा इक्वेशन और हमारा आंसर निकालते हैं, राइट। क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेट्स पुट द वैल्यू, हाफ को एज इट इज रखते हैं, इनटू व्हाट इज द मास, दैट इज 0.25 इंटू v क्या है, 2 है, 2 इसका स्क्वायर है ना, ये भूलना नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, स्क्वायर को भूल जाते हैं, स्क्वायर को नहीं भूलना है। लेट्स सॉल्व दिस, ये बन जाएगा हाफ इंटू 0.25 एज इट इज इंटू 2 स्क्वायर आएगा 4, राइट। ये 2 1 जा 2 2 जा, करेक्ट। तो यहां पे कितना आ रहा है, 0.25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 क्या आता है, लेट्स सॉल्व दिस। 5 2 जा 10, ओके, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, ओके। और कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। तो यहां पे हम गिनेंगे, यहां से लेंगे हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लेना है हमको, दिस इज 1 एंड 2। सो यहां पे आ जाएगा आपका 0.5, 0.50 भी बोल सकते हो या फिर 0.5 भी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर मिल गया है, राइट। तो यस, आंसर तो मिल गया है। क्या अभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो? बहुत सारे लोगों को लगता होगा हाँ सर बिल्कुल मिलेंगे, हमने करेक्ट तो क्या सॉल्व किया है, कैलकुलेट किया है। लेकिन यहां पे आपका हाफ मार्क जा सकता है, राइट। वो कैसे, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो सबसे पहले ये जो गिवन डाटा लिखते हो ना, इसको हाफ मार्क मिलेगा आपको। उसके बाद ये फार्मूला के लिए हाफ मार्क मिलेगा, हाफ और हाफ कितना हुआ, वो हो गया 1। फिर उसके बाद में वैल्यू पुटिंग एंड कैलकुलेशन को हाफ मार्क है, राइट। वैल्यू पुटिंग और कैलकुलेशन तो हमने यहां तक किया है। हमारा आंसर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया है हमारा आंसर 0.5। और हाफ मार्क कहां पे है, वो हाफ मार्क होता है करेक्ट यूनिट को। यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी का आपको करेक्ट यूनिट देना है, राइट। अगर आप यूनिट नहीं देते हो तो आपका हाफ मार्क कैंसिल हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था, द यूनिट फॉर वर्क एज वेल एज एनर्जी इज द सेम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, वो आएगा जूल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जूल। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इतना होने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली वर्ड में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.5 जूल। नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजिशन और स्टेट। किसी भी बॉडी का एक स्पेसिफिक पोजीशन और स्टेट के वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और स्टेट। द SI यूनिट फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जूल एंड द CGS यूनिट इज आर्क। नाउ लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हमको निकालना है। अभी हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, द एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और स्टेट। उसके एक स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से या फिर स्टेट की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। द वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक, जो टैंक में वाटर स्टोर होके होता है उसमें उसके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द स्ट्रेच एरो, जब हम एरो को ऐसे खींच के पकड़ते हैं ना तो उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस सी, बाय द डेफिनेशन वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, द एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और स्टेट।
बॉडी जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या फिर स्टेट में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मान लो कि इनिशियली ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था और उसके पास तो कोई एनर्जी नहीं होगी, राइट। जब उसके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा, पर्टिकुलर हाइट पे रहेगा, तब उसके पास कुछ एनर्जी होती है ना। जैसे ऊपर के टैंक में जो वाटर होता है उसके पास एक एनर्जी होती है। नाउ लेट अस कंसीडर, अभी हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के ऊपर से एक पर्टिकुलर हाइट तक भेजते हैं, तब उसके पास उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब इसके पास कुछ एनर्जी होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि ये बॉडी जो है या फिर ये बॉल जो है ये एक पर्टिकुलर हाइट पे गया है। उसकी हाइट कितनी है, मान लो कि h हाइट है। तो ये बॉडी इस हाइट पे अपने आप तो नहीं गया होगा, राइट। उसको वहां पे भेजना पड़ेगा, अपने आप वो बॉडी वहां पे नहीं जाएगा, उसको वहां तक भेजना पड़ेगा। जब उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक किसी भी चीज को हमको भेजना है तो उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, राइट। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, जैसे हमको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, राइट। वो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको बॉडी को पर्टिकुलर हाइट तक ले जाना है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, एंड इस बॉडी के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया, दैट इज F इज इक्वल टू क्या आएगा, वो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज m इंटू जी। जैसे हमको इक्वेशन पता है बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमको इक्वेशन पता है F इज इक्वल टू ma होता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम सिंपल एक्सेलरेशन a के बजाय हमने क्या लिया है, g लिया है। सो कितना फोर्स लगाया हमने इस बॉडी के ऊपर, F इज इक्वल टू mg। जब बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी के ऊपर कुछ वर्क हो रहा है ना, कुछ वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हो रहा है वो कैसे निकालते हैं, वी हैव इक्वेशन वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लगाया हमने बॉडी के ऊपर, वो फोर्स लगाया है दैट इज m इंटू जी। mg इतना फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी कितने हाइट पे गई, कितना डिस्प्लेस हुआ उसका, तो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट इन दिस केस। इस केस में उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से पॉइंट A से B तक, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहां पे आएगा इंटू h। ओके, सो वी हैव इक्वेशन राइट नाउ, W इज इक्वल टू mg इंटू h। ओके, अभी हमको इक्वेशन किसका निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वही बात, जैसे स्टार्टिंग में जो रिलेशन यूज किया था हमने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इस बॉडी के ऊपर जितना वर्क हमने किया है वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। Therefore, we can write, instead of work, we can write potential energy is equal to mgh. This is our final equation for potential energy, right? ये potential energy का equation है. What is the equation? Potential energy is equal to m into g into h. From this equation, it is clear that the potential energy of the object is depends on the height. किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उसके हाइट पे, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो तो कांस्टेंट रहेगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। बदलता क्या है यहाँ पे, चेंज क्या हो सकता है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टोटली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कम हाइट है ऑब्जेक्ट का तो उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m इंटू जी इंटू h। सो अभी हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। सो द क्वेश्चन इज 500 किलोग्राम वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। Calculate the amount of potential energy stored in that water। 500 किलोग्राम वाटर को
हमने एक बिल्डिंग के एक टैंक में स्टोर किया है, और वो टैंक कहां पे रखा है, वो रखा है एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। एक 10 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक रखा हुआ है, और उसमें कितना वाटर है, 500 किलोग्राम, राइट। सो उस वाटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमको कैलकुलेट करना है। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन डाटा, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, क्या दिया है। हाँ, हमको दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द वाटर इज गिवन, दैट इज मास इज इक्वल टू 500 किलोग्राम, ओके। देन हाइट इज गिवन, कितना है हाइट बिल्डिंग का, दैट इज 10 मीटर, राइट। हाँ, और क्या दिया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं दिया है। हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखना है, ये वैल्यू अगर हम फार्मूला में पुट करते हैं तो हमको आंसर आ जाएगा, लेकिन फार्मूला में m दिया है, h दिया है, लेकिन g, हमको g भी तो लगता है, लेकिन g प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो g हमेशा ध्यान में रखना, g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं g इज इक्वल टू, जैसे हमको ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अभी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m है, g है और h है। सो वी हैव that is potential energy P is equal to m into g into h. So let's put the value. हाँ, और यहाँ पे फिर से एक बार वैल्यू पुट करने से पहले हमको देखना है whether the given data is given in standard form or not. Okay. तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम में दिया है, नो प्रॉब्लम। हाइट का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, और g ये तो स्टैंडर्ड यूनिट में ही दिया है, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन पुट द वैल्यूज। Now put the value of m, that is 500 into, अभी हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओके। देन g का वैल्यू कितना है, 9.8 into, और h हाइट क्या है, that is 10 मीटर, ओके। Now calculate this, 9.8 into 10, that will become 98. So this is 500 into 98, okay। तो आंसर आएगा हमारा 49000, ओके, 49000। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। सो विल यू गेट फुल मार्क्स राइट नाउ? नो, बिकॉज वी हैव टू राइट द यूनिट ऑल्सो। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर पोटेंशियल एनर्जी देन? 49000 जूल, ओके। दिस इज द फाइनल स्टेप। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उस वाटर में? दैट इज 49,000 जूल। और इसको सेंटेंस यहाँ पे लिखना है हमको, therefore the potential energy stored in given water is 49,000 joule. This is our answer. One of the most important thing about the potential energy is the potential energy is relative. Potential energy कैसा है? Relative है. That totally depends on the height of the object. In the picture alongside you can clearly see that फर्स्ट बॉय के रिस्पेक्ट में और सेकंड बॉय के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट बॉय के रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, ओके, और सेकंड बॉय के रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो कम है। अगर हाइट चेंज हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। सो डियर स्टूडेंट, ये था द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।